जी, नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो जो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम लंबर पंक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन्स वहाँ से देखे जाते हैं अक्सर एग्ज़ाम्स के अंदर और कौन-कौन से क्वेश्चन्स बनते हैं, ठीक है? उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। लंबर पंक्चर जो है वो एक हाई हील टॉपिक्स के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर से 1-2 क्वेश्चन्स हमेशा एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और वो कौन-कौन से क्वेश्चन्स हैं उसके बारे में हम डील करने वाले हैं। चलिए, तो लंबर पंक्चर के बारे में कहीं न कहीं आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा कि छोटा-मोटा आपको नॉलेज ज़रूर होगी लंबर पंक्चर के अंदर हम क्या करते हैं। जी। कि सर लंबर पंक्चर के अंदर हम छोटी-छोटी चीज़ें के बारे में बात करते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कि सर लंबर पंक्चर क्या होता है, ठीक है? उसके बारे में आज बात हम करने वाले हैं। इसको जानने से पहले इसको जानने से पहले आपको कुछ ब्रेन के पार्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा, कुछ स्पाइनल कॉर्ड्स के बारे में जानना पड़ेगा। उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ डिस्कशन दे देता हूँ। चलिए, देखो सबसे पहली बात तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सभी को पता है, उसके 2 पार्ट होते हैं। 2 कौन-कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहली मैं आपसे बात करूँ तो हमारा ब्रेन होता है। क्या होता है बच्चों? हमारा ब्रेन होता है और हमारे क्या होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड होती है। होती है, नहीं होती है प्यारे बच्चों? कि सर बिल्कुल होती है। कि सर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलके क्या होती हैं उनके उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं कि सर स्पाइनल वर्टिब्रास पाई जाती हैं और स्पाइनल स्पाइनल नर्व्स पाई जाती हैं। पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती हैं? कि सर बिल्कुल पाई जाती हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे इस छोटी-सी बात करता हूँ कि सर ये इसकी कवरिंग क्या होती है? जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है? ये दोनों कवर होती हैं इस कवर बाय द किससे कवर होती हैं? 3 लेयर्स और 3 लेयर को कॉमनली हम क्या कहते हैं? मेनिन्जीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आपने सभी ने पढ़ा होगा कि मेनिन्जीज़ क्या होती हैं? मेनिन्जीज़ क्या होती हैं प्यारे बच्चों? तो आपको पता होगा कि मेनिन्जीज़ होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग जो होती हैं, उसको बोलते हैं मेनिन्जीज़। आगे बात समझ में? तो 3 लेयर होती हैं, 3 कौन-कौन सी लेयर होती हैं? सबसे पहली मैं बात करता हूँ कि एक होती है होती है, नंबर दूसरी होती है अरेकनॉइड मैटर होती है और तीसरी होती है पाया मैटर। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, तो आपको बताना है ड्यूरा मैटर जो होती है वो आउटर लेयर होती है और मिडिल लेयर कौन सी होती है बच्चों? तो मिडिल लेयर होती है अरेकनॉइड मैटर होती है। पाया मैटर जो होती है वो कौन सी होती है? इनर लेयर होती है। कि सर इनको याद करने का कुछ तरीका है आपके पास? कि सर बिल्कुल है। कि सर जो पिया पिया मैटर होती है या हम कह सकते हैं पाया मैटर जो होती है वो पियाजी जहाँ कहाँ होते हैं? हमारे हार्ट के पास होते हैं या फिर हम कह सकते हैं अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं। तो इनर साइड कहाँ होती हैं? इनर साइड में कौन होती है कि भैया पियाजी होती हैं या फिर हम कह सकते हैं पाया मैटर होती है। आगे बात समझ में? और दूर वाली D4 दूर होता है, D4 ड्यूरा मैटर भी होता है, जो दूर वाली होती है वो ड्यूरा मैटर कहलाती है। इतना आपको समझ लेना है। ठीक है भैया। अब मैंने आपको कुछ यहाँ पे बताया था कि सर स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर क्या-क्या पाई चीज़ें चीज़ें पाई जाती हैं कि सर स्पाइनल वर्टिब्रा होते हैं, कि सर क्या होते हैं? इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सर स्पाइनल वर्टिब्राज़ होते हैं। वर्टिब्राज़ कितनी होती हैं भैया? जो स्पाइनल वर्टिब्राज़ होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं? तो टोटल नंबर की बात करूँ तो टोटल 33 नंबर की देखने को मिलती हैं। कितनी होती हैं? आपको सिर्फ़ ये समझना है कि कितनी होती हैं, कि 33 होती हैं। कितनी होती हैं प्यारे बच्चों? 33 देखने को मिलती हैं। सबसे पहली मैं आपसे बात करूँ कि C7 C मतलब सर्वाइकल, C मतलब बच्चों C7 देखने को मिल जाती हैं। T12 देखने को मिलती हैं। सर्वाइकल होती है, थोरैसिक होती है, लंबर 5 होती है और सैक्रम वाली होती है 5 होती है और कॉक्सिजियल वाली होती है 4 होती है। टोटल कितनी होती हैं प्यारे बच्चों? तो हमारी वर्टिब्राज़ जो होती हैं वो टोटल कितनी देखने को मिलती हैं? 33 देखने को मिलती हैं। और मैं आपसे बात करूँ कि सर स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं? तो आपको नर्व्स के रिगार्डिंग आपको सिर्फ़ ये ध्यान रखना है कि 31 पेयर्स पाए जाते हैं नर्व्स के। कितने पाए जाते हैं? कि सर 31 पेयर्स पाए जाते हैं। आगे बात समझ में? चलिए, अब जो इस बात का बताने का मेरा पर्पस है वो क्या है? देखो, ये हमारा ब्रेन वाला पार्ट है, ठीक है?
सपोज दैट मैंने आपको ये ब्रेन वाला पार्ट बनाया है, रेड से मैंने आपको एक ब्रेन वाला पार्ट बना दिया है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि सर मैंने इसके अंदर बताया कि 3 लेयर होती हैं। सबसे पहली सर अंदर वाली पाया मैटर, बीच वाली अरेकेनॉइड मैटर, तीसरी कौन-सी होती है कि भैया तीसरी होती है ड्यूरा मैटर होती है। कौन-सी होती है कि सर तीसरी ड्यूरा मैटर होती है। चलिए कि सर इसको तो हमने बोला ड्यूरा मैटर, ठीक है। इसको हमने बोला अरेकेनॉइड मैटर और इसको हमने बोला पाया मैटर। क्या मेरी बात आप तक पहुँच रही है? समझ में आ रहा है मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूँ? कि तीनों लेयर्स के बारे में आपने बताया, तीनों लेयर्स के बारे में मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। आगे बात समझ में? अब दूसरी बात हम करते हैं। अब जो स्पेस होता है ड्यूरा मैटर और अरेकेनॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं? सब ड्यूरल स्पेस। सब का मतलब होता है नीचे, सब का मतलब होता है नीचे। तो ड्यूरा मैटर के नीचे पाए जाने वाला जो स्पेस होता है उसको कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है आपको ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। क्या कहते हैं बच्चों? सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। और भैया जो पाया मैटर और अरेकेनॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस है उसको कहते हैं सब अरेकेनॉइड स्पेस। क्या कहते हैं कि भैया सब अरेकेनॉइड स्पेस कहते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? मैंने यहाँ पे 3-4 चीज़ों की बात करी है कि मैंने एक बाहर की लेयर के बारे में बात करी है, बीच की लेयर के बारे में बात करी है और अंदर की लेयर के बारे में बात करी है। उनकी स्पेस के बारे में मैंने आपको बताया है। अब खास बात ये है कि जब भी हम लंबर पंक्चर करते हैं तो उसमें हम क्या निकालते हैं बाहर? लंबर पंक्चर 2 पर्पस से किया जाता है, या थेराप्यूटिक पर्पस के लिए करेंगे या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए करेंगे, कि हमें किसी चीज़ का डायग्नोसिस करना है या फिर हमें कोई थेरेपी देनी है, ठीक है? कोई मेडिकेशन देनी है, ठीक? इसी बात के लिए करते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है, इसके अंदर कुछ फ्लूइड प्रेज़ेंट होता है जो मैंने येलो से आपको काउंट किया है। इसको बोलते हैं सीएसएफ, इसको बोलते हैं सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आगे बात समझ में? मैंने आपको क्या बताया कि जो सीएसएफ होता है वो कहाँ बहता है? सब अरेकेनॉइड स्पेस में बहता है। और सीएसएफ के बारे में थोड़ी सी मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि सर सीएसएफ कितना होता है। नॉर्मल जो लेवल होता है इसका, अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है 120 ml होता है। कितना होता है? नॉर्मल लेवल के 120 ml होता है। कि सर अगर रेंज की बात करें आपसे तो आप बताना है कि 50 से 150 ml तक हो सकता है। कितना हो सकता है? कि सर 150 ml से 150 ml तक हो सकता है। कि सर इसका कलर कैसा होता है? कि सर इसका जो कलर होता है कलरलेस में आता है। कैसा होता है बच्चों? कलरलेस, या हम कह सकते हैं कि क्लियर होता है। कि सर कौन बनाता है? कि सर फॉर्म कहाँ से होता है? फॉर्म बनाना कौन करता है? प्रोडक्शन कौन करता है? या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन कहाँ से होता है? तो आपको बताना है कि कोरॉइड प्लेक्सिस से होता है। प्लेक्सिस का मतलब होता है नर्व्स का गुच्छा। नर्व जो नर्व सेल्स होती हैं उसका मतलब होता है जहाँ पे एक बहुत सारी नर्व्स एक जगह जाके मिलती हैं उसको कहते हैं प्लेक्सिस। तो कोरॉइड प्लेक्सिस से कौन बनाता है? नर्व्स सीएसएफ बनता है। आगे बात समझ में? यहाँ पे हमने सीएसएफ की बात करी है, मैंने आपको बताया है कि कहाँ पाया जाता है सीएसएफ, तो हमारे सब अरेकेनॉइड स्पेस के अंदर पाया जाता है। सिंपल सिंपल सी कहानी है। आगे बात समझ में? चलिए अब जो मैं आपसे बात करने जाता हूँ वो लंबर पंक्चर के बारे में हम बात करेंगे। देखो लंबर पंक्चर का जो फिनोमिना है वो बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। देखो लंबर पंक्चर को हम किसके नाम से जानते हैं? तो लंबर पंक्चर इज आल्सो कॉल्ड एज, क्या कहते हैं बच्चों? स्पाइनल टैप के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों? कि सर स्पाइनल टैप के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये स्पाइनल टैप कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं लंबर पंक्चर। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि इसको किस नाम से जाना जाता है, तो स्पाइनल टैप के नाम से जाना जाता है। चलिए दूसरी बात मैं आपसे करता हूँ, इसकी डेफिनेशन की मैं आपसे बात करता हूँ कि इसके अंदर हम जनरली करते क्या हैं। इट इज द मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर
It is the minimally invasive procedure where a hollow needle inserted into the subarachnoid स्पेस। हम क्या करते हैं कि बच्चों एक होलो निडल होती है। होलो निडल का मतलब होता है कि उसमें से आर पार होने वाली, उसमें से छेद जो होती है उसको बोलते हैं होलो निडल। खोखली जो होती है उसको बोलते हैं होलो निडल। एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, होलो निडल को इंसर्ट करते हैं और वहां से सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर जाते हैं और क्या करते हैं, स्पेस इन द लोअर बैक, जो हमारी बैक साइड है उसके लोअर वाले पार्ट में, इन द लोअर बैक टू ऑब्टेन सैंपल, CSF सैंपल फॉर थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक पर्पस। किसके लिए करते हैं कि हमारे थेराप्यूटिक के लिए और डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ से सैंपल निकालते हैं और किस चीज का यूज करते हैं प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ का डायग्नोसिस करना हो, हमें मेनिंजाइटिस का करना है, डायग्नोसिस करने के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं। थेराप्यूटिक का मतलब होता है किसी भी मेडिकेशन, हमें कोई एंटीबायोटिक देनी है या फिर कोई एनेस्थीसिया हमें देना है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी लैंग्वेज में मैंने आपको लिखाई है कि इसका दूसरा नाम होता है स्पाइनल टैप होता है। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि ये पूछा भी गया है। आपको कोई दिया जाएगा कि मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसके अंदर एक होडो नीडल का यूज़ किया जाता है, इंसर्ट करते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर और वहाँ से हम CSF का सैंपल लेते हैं। किसके लिए? या तो हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए लेंगे या फिर थेराप्यूटिक पर्पस के लिए लेंगे। आगे बात समझ में? चलिए, अब मैं यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस की आपसे बात करूँगा कि सर इंडिकेशंस क्या होने चाहिए कि हमें लंबर पंक्चर क्यों करना है। तो कुछ इंडिकेशंस होते हैं, इंडिकेशंस फॉर LP, लंबर पंक्चर के लिए कुछ इंडिकेशंस होते हैं। दो इंडिकेशंस होते हैं, या तो डायग्नोस्टिक होता है या तो डायग्नोस्टिक पर्पस होता है कि किसी भी चीज़ का हमें डायग्नोसिस करना है, या तो उसके लिए हम करेंगे या फिर हम करेंगे थेराप्यूटिक पर्पस के लिए। क्या करेंगे बच्चों? थेराप्यूटिक पर्पस के लिए हम करते हैं। दो बातें हम करते हैं यहाँ पे, थेराप्यूटिक पर्पस के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। सबसे पहली बात मैं आपसे करता हूँ कि सर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहला और मोस्ट कॉमन कारण होता है कि डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस समझ में आती है? मैंने आपको क्या बताया कि सर ब्रेन की कवरिंग कौन सी होती है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली 3 लेयर होती हैं। 3 लेयर का नाम बताया मैंने आपको, मेनिंजीज बताया। अगर उनका कोई इन्फ्लेमेशन होता है, किसी भी बैक्टीरियल डिजीज के कारण, किसी भी वायरल डिजीज के कारण, किसी भी इन्फेक्शन के कारण उनको इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। आइटिस का मतलब मैंने आपको बता रखा है, उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। आगे बात समझ में? तो डायग्नोसिस ऑफ द मेनिंजाइटिस, या फिर हम कह सकते हैं या तो बैक्टीरियल हो सकता है या वायरल हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। आपको कोई इसमें लेना-देना नहीं है, आपको सिर्फ़ ये समझना है कि मेनिंजाइटिस के डायग्नोसिस के लिए हम CSF का सैंपल वहाँ से लेते हैं। आगे बात समझें, दूसरी बात करते हैं। तो इन केस ऑफ सस्पेक्टेड सब अरेकेनॉइड हेमरेज, या फिर हम कह सकते हैं SAH, सब अरेकेनॉइड हेमरेज का मतलब समझ रहे हो कि वहां पे किसी भी प्रकार का कोई ब्लड नहीं होता है। अगर वहां पे कोई ब्लड प्रेजेंट है, हेमरेज प्रेजेंट है, अगर कोई सपोज दैट किसी पेशेंट को, आपके पास कोई पेशेंट आया है, उसको ब्रेन की इंजरी हुई है, किसी एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंटल केस है जो आपके पास इमरजेंसी के अंदर आया है और आप वहां पे पोस्टेड हो एज ए नर्सिंग ऑफिसर। अब वहाँ पे कोई पेशेंट आपके पास आया तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा आपने सीटी स्कैन एमआरआई करवाई और वहाँ पे आपको लगा कि इसके खोपड़ी में या फिर हम कह सकते हैं ब्रेन में कोई हेमरेज की कंडीशन लग रही है, क्योंकि साइकोसिस वाला कंडीशन हो गया है, साइकोसिस पेशेंट हो गया है और ब्रेन हेमरेज के कारण हो गया है और ऐसा लग रहा है कि ब्रेन हेमरेज हुआ है, तो आपको क्या करना है, स्पाइनल टैप करना है, लंबर पंक्चर करना है, वहाँ से CSF निकालना है। अगर CSF जो है रेड कलर का देखने को मिलता है, इसका मतलब समझ जाना कि वहाँ पे क्या है, ब्लड प्रेजेंट है और हेमरेज प्रेजेंट है। हेमरेज का मतलब होता है इंटरनल ब्लीडिंग, कि वहाँ पे कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है।
इसी के कारण वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, रेड कलर का या फिर ब्लड देखने को मिलता है सीएसएफ के अंदर, तो आपको वो कंडीशन ट्रीट कर सकते हो। डायग्नोस्टिक पर्पस हो गया, ठीक है? किसी भी चीज़ को हमें देखना देखने के लिए। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि सर थेराप्यूटिक पर्पस के लिए हम क्या करते हैं? कि सर थेराप्यूटिक पर्पस है, थेराप्यूटिक का मतलब किसी भी थेरेपी के लिए कर सकते हैं। तो थेराप्यूटिक पर्पस का मतलब होता है कि एनी ऑफ इन्फ्यूज़ ऑफ एनी ऑफ मेडिकेशन, किसी भी मेडिकेशन को देने के लिए, ठीक है? अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ कि सर स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है किसी भी पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए कि उसकी जनरल बॉडी को क्या करना है, जनरलाइज़ पैरालाइज़ करना है। उस कंडीशन में भी हमें क्या करना होता है, जनरल एनेस्थीसिया हम देते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही हमें क्या डालना होता है, हमारा एनेस्थेटिक एजेंट डालना होता है। आगे बात में दूसरी बात मैं आपसे करूँ कि हमें कोई कीमोथेरेपी ड्रग देनी है, कीमोथेरेपी कोई ड्रग हमें देनी है, उसके लिए हम कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे करूँ कि सीटी माइलोग्राफी आपको करवानी है, माइलो सीटी सीटी स्कैन तो आप सभी समझते हो, कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है सीटी स्कैन का मतलब। और मैं आपसे करूँ माइलोग्राफी का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक प्रकार की ऐसी सीटी होती है जिसके अंदर हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं पेशेंट को। जब भी हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं और जो इफेक्टिव जो चीज़ें या डेड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं वहाँ पे विजुअलाइज़ देखने को मिलती हैं। उसी को कहते हैं सीटी माइलोग्राफी, या फिर हम कह सकते हैं प्लेसमेंट ऑफ लंबर पंक्चर सीएसएफ ड्रेनेज कैथेटर, उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो थेराप्यूटिक पर्पस, और मैंने आपको बताया कुछ इंडिकेशंस के बारे में थेराप्यूटिक पर्पस और हमारे डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है, समझ में आ गई है? ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है, आपको सिर्फ़ ये चीज़ें समझनी है कि थेरेपी की अगर हम यूज़ करते हैं तो किसी भी मेडिकेशन का यूज़ करते हैं, कोई भी हमें कुछ चीज़ देनी है, एनेस्थीसिया देना है पेशेंट को, कोई मेडिकेशन देनी है, वहाँ से सीएसएफ सैंपल लेना है, तो ये हम कर सकते हैं। अगर मैं आपसे दूसरी बात करता हूँ सर, डायग्नोसिस के लिए हम कर सकते हैं या तो कोई हेमरेज की कंडीशन आपको देखने को मिली है, या फिर क्या है, आपका मेनिंजाइटिस अगर हो रखा है, उस कंडीशन के अंदर हम देख सकते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करता हूँ, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की मैं आपसे बात करूँ कि सर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या-क्या होने वाले हैं? तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि सर एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, अगर किसी किसी पेशेंट का अगर इंक्रीज़ आईसीपी है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है, किसी भी पेशेंट का अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, उस पेशेंट के अंदर हमें कभी भी क्या नहीं करना है, हमें लंबर पंक्चर नहीं करना है। अब मैं आपको इस बात की समझाता हूँ। चलो, ये हमारा ब्रेन का पार्ट है। अब हम कह सकते हैं कि ये हमारा ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन के अंदर क्या है कि प्रेशर बढ़ा हुआ है। क्या है बच्चों? प्रेशर बढ़ा हुआ है, और आपने क्या करा इसके अंदर आपने एक निडल इंसर्ट कर दी। निडल इंसर्ट करके वहाँ से थोड़ा-सा फ्लूइड निकाल लिया। अब जैसे ही आप इस फ्लूइड को बाहर निकालते हो, इसमें क्या होगा, इसमें जो भरी चीज़ें हैं वो क्या होने के चांसेस होते हैं, हर्निएट होने के चांसेस होते हैं। जैसे ही प्रेशर कम होगा तो वो सारी चीज़ें रिलैक्स होंगी, और रिलैक्स होंगी वो तेज़ी से रिलैक्स होंगी। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर कम होगा, तो ये अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनके निकलने के चांसेस होते हैं, हर्निएशन के चांसेस होते हैं। हर्निएशन का मतलब होता है आउट पोचिंग हो जाना, किसी एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के अंदर चला जाना, उसको कहते हैं आउट पोचिंग या हर्निएशन। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? तो कभी भी अगर पेशेंट क्या है सीवियर, अगर उसके अंदर इंक्रीज आईसीपी बढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर हमें नहीं करना है। तो नॉर्मल जो आईसीपी लेवल होता है वो 5 से 15 एमएम ऑफ एचजी होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? आईसीपी नॉर्मल लेवल कितना होता है? 5 से 15 एमएम ऑफ एचजी होता है। क्या मेरी बात आप तक समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। चलिए, और और क्या होता है सर, दूसरा दूसरा हमें बता दीजिए कि सर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो रखा है, स्किन इन्फेक्शन नियर द
पंक्चर साइट, जो हमारी पंक्चर साइट होती है जहाँ पे आपको निडल घुसानी है, अगर वहाँ पे किसी प्रकार का कोई फंगल इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का कोई फंगल इन्फेक्शन है या फिर कोई इन्फेक्शन है, अगर वहाँ पे हो रखा है, तो वो आप जैसे ही उसके अंदर निडल घुसाओगे तो वो बैक्टीरिया जो होगा वहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो उसके अंदर जाने के चांसेस होते हैं, उस इन्फेक्शन के ब्रेन तक जाने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है तो हमें लंबर पंक्चर नहीं करना है। आगे मेरी बात समझ में। और किसी के अंदर अगर सीवियर कोगुलोपैथी की कंडीशन है, कोएगुलोपैथी की कोई कंडीशन है, तो उसके अंदर भी हमें नहीं करना है कि उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर नहीं है तो उसके अंदर भी हमें नहीं करना है, क्योंकि क्लॉट होने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। आगे बात समझ में। अब मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि सर इक्विपमेंट्स कौन-कौन से चाहिए होते हैं। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं। मैंने आपको इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में बताया है। बिल्कुल ध्यान रख लेना, क्वेश्चन पूछा गया है कि इंक्रीज़ आईसीपी के अंदर हमें क्या नहीं करना है, कि क्या नहीं करना है प्यारे बच्चों? हमें बिल्कुल भी यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है किस चीज़ को, लंबर पंक्चर को। आगे बात समझ में। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे दूसरी बात करता हूँ कि सर इक्विपमेंट्स की कौन-कौन सी ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहली मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये टोटली स्टेराइल प्रोसीजर होता है। टोटली स्टेराइल प्रोसीजर होता है। तो टोटली स्टेराइल प्रोसीजर के अंदर किन-किन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि भैया स्टेराइल ग्लव्स हमारे पास होने चाहिए। नॉर्मल सी बात है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ग्लव्स हमारे पास होने चाहिए, हमारे पास स्टेराइल शीट हमारे पास होनी चाहिए, स्टेराइल ओटी टॉवल हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है? स्टेराइल हम बात करें कि स्टेराइल सिरिंज हमारे पास होनी चाहिए, स्टेराइल गाउन गाउन हमारे पास होना चाहिए, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्टेराइल होनी चाहिए हमारे पास। और हम कह सकते हैं कि सर हमें एलपी नीडल की ज़रूरत पड़ती है। सबसे मेन जो चीज़ है, जो एलपी लंबर पंक्चर जो नीडल होती है, लंबर पंक्चर जो निडल होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है, और जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है वो 22 नंबर और 25 नंबर की यूज़ होती है। 22 और 25 नंबर की मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ? देखो, लंबर पंक्चर की 2 निडल्स होती हैं, एक होती है 22, होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं कि नॉर्मल आपकी कौन-सी होती है, सबको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक तो 22 गेज की होती है और एक होती है 25 गेज की। आई बात समझ में? तो जो 22 गेज की होती है वो कैसा कलर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लैक कलर की होती है। कैसी होती है? ब्लैक कलर की होती है। आई बात समझ में? और जो 25 गेज की होती है वो ऑरेंज कलर की होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चों? वो ऑरेंज कलर की देखने को मिल जाती है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि सर 22 गेज की और 25 गेज की जो निडल होती है, एक तो ब्लैक कलर की होती है और एक ऑरेंज कलर की होती है। अगर मैं आपसे यहाँ पे लेंथ की बात करता हूँ कि सर लेंथ कितनी होती है? लेंथ ऑफ एलपी निडल, कि सर यहाँ पे लेंथ कितनी देखने को मिल जाती है। तो लेंथ क्या होती है प्यारे बच्चों? तो आपको बताना है कि सर जितनी भी निडल्स होती हैं उनकी 90 mm की निडल क्या देखने को मिलती है? लेंथ देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको 22 नहीं मिलता है तो 25 मिलेगा, 25 नहीं मिलता है तो 22 मिलेगा। 100% इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर आपको टिक करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है? चलिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपको हम कह सकते हैं कि सीएसएफ ट्यूब की ज़रूरत होती है, और किस-किस की ज़रूरत होती है? सीएसएफ ट्यूब। आपको 2 या 4 जितनी भी आपको कितने सैंपल लेने हैं, उस हिसाब से आपको क्या करनी है, सीएसएफ ट्यूब वहाँ पे रखनी है। सीएसएफ ट्यूब का मतलब समझते हो? जिस ट्यूब में आपको सैंपल लेना है। और कि सर बीटाडीन भी होना चाहिए। बीटाडीन आप किससे साइट क्लीन करोगे? बीटाडीन से तो करोगे। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन जो बनता है बच्चों, वो पोजीशन के ऊपर बनता है कि पोजीशन हमें क्या देनी होती है। लंबर पंक्चर की जो ऐसी पोजीशन होती है ना, इस पे इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, कि मैं आपको क्या बताऊं। आपको बस क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। पोजीशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो पहली पोजीशन होती है या मोस्ट कॉमन की हम बात करते हैं, वो होती है फीटल एटीट्यूड पोजीशन। अब फीटल एटीट्यूड पोजीशन कैसी होती है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। दूसरी बात कौन सी होती है, एक इसको हम सी शेप पोजीशन बोल सकते हैं। सी शेप पोजीशन भी इसको बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं साइड लाइन या लेटरल पोजीशन। ये सारी पोजीशन समझ में आनी चाहिए।
इस बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी, अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर ये आंसर में नहीं है या फिर फ़िज़िशियन इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है कि मैं इस पोज़ीशन में नहीं कर सकता, तो आपको दूसरी मोस्ट कॉमन पोज़ीशन देनी होती है सिटिंग या अपराइट पोज़ीशन। सिटिंग या अपराइट पोज़ीशन की हम बात यहाँ पे कर सकते हैं। आइए बात चलो मैं पोज़ीशन के बारे में बताता हूँ आपको। देखो, ये कुछ पोज़ीशन है जो कि लंबर पंक्चर के ड्यूरिंग दी जाती हैं। सबसे पहले आपको समझना है, देखो लंबर पंक्चर के अंदर जो पोज़ीशन दी जा रही है पेशेंट को वो कौन-सी है? देखो, ये तो होती है लाइंग डाउन पोज़ीशन, इसका मतलब होता है फीटल एटीट्यूड पोज़ीशन होता है। इसको बोलते हैं फीटल एटीट्यूड पोज़ीशन, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है किसी भी पेशेंट के अंदर। मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाने वाली जो पोज़ीशन होती है, उसको बोलते हैं फीटल एटीट्यूड पोज़ीशन, सी शेप पोज़ीशन, साइड लाइन पोज़ीशन। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो हमारी कर्व होती है किसके अंदर, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कर्व होता है वो स्ट्रेट हो जाता है और फिजिशियन इजीली इसको देख सकता है। फिजिशियन जो है वो इजीली इसको देख सकता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? मेरी बात आपको समझ में आ गई है? मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर कौन-सी पोज़ीशन होती है, ये हमारी लाइंग डाउन पोज़ीशन या फिर फीटल एटीट्यूड पोज़ीशन इसको बोल सकते हैं, सी से पोज़ीशन इसको बोल सकते हैं। आगे बात समझ में। दूसरी होती है सिटिंग पोज़ीशन, जो सिटिंग पोज़ीशन आपको इस डायग्राम के अंदर देखने को मिल रही है। सिटिंग पोज़ीशन के अंदर हमें कुछ नहीं करना होता है, पेशेंट को बिठाना है आगे की साइड और उसको बोलना है एक तकिया देना है उसके घुटनों के ऊपर और उसको कहना है कि आगे की साइड वो झुक जाए और जैसे ही झुकेगा उसकी कमर एकदम सीधी हो जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड आपको एकदम विज़िबल देखने को मिलेगी और उसके जो स्पेस होता है उनके अंदर आप फ़ील कर सकते हो, जो वर्टिब्रास के अंदर जो स्पेस देखने को मिलता है उनको आप फ़ील कर सकते हो और ईज़िली अपनी नीडल को इंसर्ट कर सकते हो। आगे बात सुन में, एक और दिखा देता हूँ, एक और इमोजीज़ होती है। देखो, कुछ ऐसी इमेज भी होती है, हमें क्या करना होता है बीटाडीन से, जो ये आपको रेड-रेड देखने को मिल रहा है, ये बीटाडीन है बच्चों। ये क्या है? बीटाडीन है, ताकि अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो वहाँ से हट जाए या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अंदर इन्फेक्शन ना जाए। आपको मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ इसको, देखो। आपको दिख रहा है? आपने यहाँ पे फिजिशियन ने एक इंसर्ट कर दी है निडल। निडल को पहले इंसर्ट कर दिया है साइड को असिस्ट करके और इसके बाद जो हाथ में उसके में ट्यूब है, देखो एक ट्यूब है, ये जो ट्यूब बनी हुई है, ये जो ट्यूब है बच्चों, इसके अंदर वो क्या कर रहा है? इसके अंदर वो सैंपल ले रहा है। ये ट्यूब के अंदर वो सैंपल ले रहा है। दिख रहा है आपको सभी को? इस बच्चों इस ट्यूब के अंदर वो सैंपल ले रहा है और इस सैंपल के अंदर इसमें ट्यूब के अंदर सैंपल ले रहा है और ये जो हमारी है वो निडल है। ये जो हमारी दिख रही है आपको, ये कैसी है बच्चों? ये निडल है, इसको बोलते हैं एलपी निडल। एलपी निडल और कितने गेज की होती है कि 22 और 25 गेज की हम यूज़ कर सकते हैं। 22 गेज की जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है और 25 गेज की जो ऑरेंज कलर की होती है। आगे बात समझ में? क्या मेरी बात आपको समझ में आई? चलिए, और मैं दूसरी बात करूँ कि सर ये क्या होती है? कि सर ये हमारी हैं स्पाइनल निडल्स। ऐसे टाइप का डायग्राम पूछा गया था एक एग्जाम के अंदर कि ये किस चीज़ की निडल्स हैं, तो आपको बताना है प्यारे बच्चों कि ये स्पाइनल निडल हैं या फिर हम कह सकते हैं लंबर पंक्चर निडल हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? लंबर पंक्चर निडल कैसे कहते हैं? चलिए, यहाँ तक किसी को कोई घबराहट हो रही है समझने में? बहुत बढ़िया। चलिए, नहीं हो रही तो बहुत बढ़िया बात है और होनी भी नहीं चाहिए। क्यों होनी है? क्योंकि आपको एकदम रिलैक्स होके पढ़ना है, किसी भी चीज़ को घबराना नहीं है। हम आपके साथ हैं, ठीक है? चलिए, और हम बात करते हैं, सर हमने पोज़ीशन की यहाँ पे बात कर ली है, लेकिन आफ्टर पोज़ीशन हम कौन-सी देते हैं? आफ्टर लंबर पंक्चर पोज़ीशन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको लंबर पंक्चर होने के बाद कैसी पोज़ीशन देनी है? अब सिंपल सी ज़ाहिर-सी बात मैं आपको बताता हूँ, आप अपने हाथ में आईवी कैनुला लगाते हो और उसको निकालते हो, तब वहाँ पे प्रेस करना होता है या नहीं होता? कि सर बिल्कुल होता है। क्यों होता है? ताकि ताकि वहाँ पे जो ब्लड है वो बाहर ना आए। ताकि वो जो ब्लड है वहाँ पे जो हम निकालेंगे, उसकी जो साइड से जो ब्लड आएगा, जो होल वहाँ पे हुआ है, वो ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाए, वो वापस बाहर ना आए, इसीलिए हम करते हैं। तो वैसे ही लंबर पंक्चर के अंदर हमने क्या किया है भैया, पीठ के अंदर या फिर हम कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमने हमारे लंबर वर्टिब्रास के अंदर हमने नीडल को घुसाया है, तो वहाँ पे जो होल होल बनेगा, इसको तो है नहीं कि उसको छोड़ देंगे हम वहाँ पे, उसको निकालना भी तो होगा ना। साइड आपने सैंपल ले लिया, उसको निकालेंगे। उसको जब रिमूव करते हैं तो वहाँ पे एक तो टाइट ड्रेसिंग कर देते हैं। टाइट ड्रेसिंग से क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो लीकेज होना है वहाँ से, जो आपको जो सीएसएफ फ्लूइड वापस बाहर निकले को देखने को मिलेगा, वो आपको नहीं मिलेगा।
और दूसरी बात हम क्या करते हैं, बंदे को या पेशेंट को हम क्या कर देते हैं, फ्लैट पोजीशन दे देते हैं। अब जब फ्लैट पोजीशन देते हैं ना प्यारे बच्चों, तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जब भी हम फ्लैट पोजीशन देते हैं तो और प्रेशर ऊपर से पड़ जाता है, और प्रेशर ऊपर से बढ़ जाता है, और ये किस चीज़ को प्रिवेंट करता है, ये हमारे हेडेक को प्रिवेंट करता है, जो कि कॉम्प्लिकेशन होती है किस चीज़ की, लंबर पंक्चर की। आगे बात समझ में? तो आफ्टर लंबर पंक्चर पोजीशन कौन सी कहते हैं, कि गिव सुपाइन पोजीशन, कौन सी देते हैं, सुपाइन पोजीशन या फ्लैट पोजीशन विदाउट पिल्लो। ये बात समझ में आई है मेरी? अगर आई हो तो प्लीज इस लाइन को अच्छे से लिख लीजिएगा, प्लीज इस बात को अच्छे से गांठ मान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसी पोजीशन देनी है, सुपाइन देनी है या फ्लैट पोजीशन देनी है विदाउट पिल्लो, और क्यों देनी है, टू प्रिवेंट सीवियर हेडेक एंड, और क्या कर सकते हैं, सीवियर हेडेक के बाद हम क्या करते हैं कि एक तो सीवियर हेडेक को प्रिवेंट करना है, एंड क्या करते हैं, सीएसएफ लीकेज, टू प्रिवेंट सीएसएफ लीकेज। क्या मेरी बात आपको पता लग गई, समझ में आ गई है? चलिए, अब ये बात आपको दोनों बातें समझ में आ गई हैं, तो मैं आपसे साइट्स की बात करता हूँ कि सर लंबर पंक्चर की साइट कौन सी होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बच्चों, कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की जो साइट्स होती हैं वो कौन सी होती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो, मेरे को स्पाइनल कॉर्ड बनाना नहीं आता है, मैं आपको जनरली ये चीज़ समझा देता हूँ। मैंने आपको ये स्पाइनल कॉर्ड बना दी है, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा एक वर्टिबल कॉलम है, ये कह सकते हैं कि मैंने आपको बनाया कि C7 होती है, T12 होती है, C7 होती है, T12 होती है, जो T12 जो खत्म हो जाती हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी ब्रेन है, ये हमारा, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको अच्छे से बना देता हूँ, कि ये हमारा ब्रेन वाला पार्ट है, और यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, ठीक है। ये हमारा ब्रेन वाला पार्ट है, और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, और आगे जाके लीड हो रही है किसमें, वर्टिब्रास के अंदर। अब यहाँ से क्या होता है बच्चों, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जो स्पाइनल, ये जो हमारा इंटरनल ब्रेन है, ये हमारा इंटरनल ब्रेन है, और ये जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि यहाँ पे बीच में खत्म हो जाती है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर C7 वर्टिब्रास होती हैं, उसके बाद T12 वर्टिब्रास होती हैं, कौन सी होती हैं, T12 वर्टिब्रास होती है, उसके बाद लंबर स्टार्ट होता है, उसके बाद L1 L2 L5, मैंने आपको बताया लंबर कितनी होती है, 5 होती हैं, तो लंबर वर्टिब्रास स्टार्ट होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो ये खत्म होती है स्पाइनल कॉर्ड, जो एंड होती है, वो कितने पे होती है कि भैया L1 और L2 पे खत्म हो जाती है। कितने पे हो जाती है, L1 और L2 पे स्पाइनल कॉर्ड जो है बच्चों, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है इन द सेंस कि वहां पे उसका खात्मा हो जाता है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलती है, स्पेस देखने को मिलता है, खाली स्पेस देखने को मिलता है। अगली बात समझ में, तो कभी भी हमें स्पाइनल कॉर्ड, जब हम लंबर पंक्चर करते हैं, तो हमें L1 और L2 साइड को कतई प्रेफर नहीं करना है। क्यों, इसमें चांसेस होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में पंक्चर होने के। अगर एक बार स्पाइनल कॉर्ड पंक्चर हो गई किसी पेशेंट की, तो उसके अंदर पैरालाइज हो सकता है पेशेंट, क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है पेशेंट को। आगे बात समझ में, तो इस साइट को हमें कतई प्रेफर नहीं करना है बच्चों। तो हमें कौन सी साइट प्रेफर करनी चाहिए, तो मोस्ट कॉमन जो साइट देखी जाती है वो कौन सी देखी जाती है, मोस्ट कॉमन जो साइट होती है बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं कि L3 L4 होती है, L3 L4 होती है, एंड L4 और L5 देखने को मिलती है। कौन सी देखने को मिलती है, कि सर L3 L4 होती है, और L4 L5 हम क्या प्रेफर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे भी आपसे बात कर लूँ कि सर L3 और L4 जो होती है वो हम अडल्ट के अंदर बात कर सकते हैं, अडल्ट के अंदर बात कर सकते हैं, और L4 और L5 हम चाइल्ड के अंदर हम बात कर सकते हैं। और फर्स्ट आपको अगर आता है क्वेश्चन में, तो आपको ये लिखना है, और सेकंड ऑफ चॉइस आपको ये लिखनी है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? कहीं पे भी क्वेश्चन देखने को मिले, L3 L4 आपको टिक करना है, और उसके बाद आपको L4 और L5 पे जाना है। लेकिन L2 L1 और L2 तो आपको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करनी है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो एंड होती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? आगे मेरी बात समझ में, चलिए, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और एक लाइन और लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे,
स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड फिनिश्ड एट L1 L2 L1 and L2 levels, so not use L1 L2 site for LP या spinal tap if L1 L2 site used, then possibility of spinal cord puncture, कि वहां पे क्या पॉसिबिलिटी होती है कि स्पाइनल कॉर्ड पंक्चर हो जाए, सो पेशेंट कैन पैरालाइज्ड। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है? जो मैंने आपको बात समझाई है उसी के बारे में मैंने आपको लिखाया है। चलिए चलिए लास्ट हमारा पॉइंट ये होने वाला है कि सर कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्प्लिकेशंस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो क्या होता है। सीवियर हेडिक आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है प्यारे बच्चों? सीवियर हेडिक देखने को मिलता है। और भी सारी होती हैं, मैं आपको कह सकता हूँ कि सर पेन एंड नंबनेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, या फिर सीवियर पेन, या फिर हम कह सकते हैं सीवियर हेडेक हो सकता है, या फिर स्पाइनल हेडेक भी इसको कहते हैं। आगे बात समझ में, तो पेन एंड नमनेस देखने को मिल सकती है। ब्लीडिंग एट पंक्चर साइट, आपने जहाँ पे उसको पंक्चर किया है वहाँ पे आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। दूसरी बात मैं आपसे कर सकता हूँ कि ब्रेन स्टेम हर्निएशन देखने को मिल सकता है। ब्रेन स्टेम हर्निएशन का मतलब समझते हो? इफ इन केस ऑफ इंक्रीज आईसीपी एलपी डन, एलपी डन कब की हमने? अगर केस करी किसके अंदर? एलपी को हमने किया किसके अंदर? अगर इंक्रीज आईसीपी के अंदर हमने किया तो उसके अंदर ब्रेन हर्निएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? चलिए, और एक चीज और लिख दीजिए कि सर अगर सीएसएफ लीक होता है किसी पेशेंट के अंदर, सीएसएफ लीक इंडिकेशन, आप क्या कर रहे हो? एक नर्सिंग ऑफिसर हो एम्स के अंदर, आपके पास कोई ओटी होके बंदा आया है जिसका लंबर पंक्चर हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन से इंडिकेशंस को देखना है कि ये बंदा सीएसएफ लीप का शिकार हो सकता है। आगे बात समझ में, तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपसे बताऊं तो कौन सा होना चाहिए बच्चों? उसको सीवियर हेडेक हो सकता है। सीवियर हेडेक भी किसका कारण होता है? सीएसएफ लीप का कारण होता है, ठीक है। अगर वहां से सीएसएफ लीप हो रहा है तो पेशेंट को फोटोफोबिया देखने को मिलता है। फोटोफोबिया का मतलब होता है कि लाइट से डर लगना, उसको चकाचौंध देखने को मिलेगी। फोटोफोबिया देखने को मिलता है। नंबर तीसरी बात, नौजिया वॉमिटिंग उसको देखने को मिलेगी। उसकी गर्दन के अंदर स्टिफनेस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बच्चों? स्टिफनेस उसके अंदर देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगी? सेंस ऑफ इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। और टिनीटस भी देखने को मिल सकता है। टिनीटस का मतलब समझते हो सारे बच्चे? कि सर टिनीटस का मतलब होता है रिंगिंग इन ईयर। आगे बात समझ में, रिंगिंग इन ईयर टिनीटस कहाँ देखने को मिलता है? मीनियस डिजीज के अंदर भी देखने को मिलता है। जब हम ईएनटी आपको पढ़ाएंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रिंगिंग इन ईयर कहाँ देखने को मिलता है। हमारे मीनियस डिजीज के अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो मैंने आपको आज की क्लास में लंबर पंक्चर के बारे में पढ़ाया है। अगर किसी को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको आपको दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे, हमें आपको मोटिवेशन मिलता रहे, और उनको एक अच्छा कंटेंट मिल जाए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच सभी के लिए, और पढ़ते रहिए इसी प्रकार और बढ़ते रहें आगे, अपने जीवन में तरक्की करें खूब। थैंक यू सो मच।